उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, ये भारत के 8 राज्यों का वो समागम है जिसे हम पूर्वोत्तर क्षेत्र के रूप में जानते हैं। ये राज्य अपनी समृद्ध संस्कृति, विविधता और अनूठी कलाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। इन राज्यों में बसी संस्कृति और कला की भव्यता वास्तव में एक गुलदस्ते की तरह है, जहां ये राज्य अपनी विशेषताओं के रंगों और सुगंध के साथ मिलकर भारत की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध बनाते हैं। हमारा कार्यक्रम पूर्वोत्तर डायरी भी इसी उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का मकसद है कि हम आपको इन राज्यों की सांस्कृतिक धरोहर, कला और उनके विकास से अवगत कराएं। हम हर रविवार आपसे मिलते हैं और हम हर रविवार आपको इस अद्भुत क्षेत्र की सैर कराते हैं और इन राज्यों के बारे में आपके साथ कुछ साझा करते हैं। आज के अंक में एक बार फिर आपके साथ मैं हूं कमल प्रजापति। आज भी बहुत कुछ विशेष लेकर हम आपके बीच आए हैं। तो सबसे पहले हम पूर्वोत्तर डायरी का मुख्य पृष्ठ खोलते हैं और आज के पृष्ठ में आपके लिए है अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति और कला के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए। अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है। इस राज्य को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, वन्य जीवन और सांस्कृतिक विविधता इसे एक अनोखी पहचान देती है। अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति में विभिन्न जनजातियों की परंपराएं, रीति रिवाज और कला शामिल हैं, जो इसे और भी अनोखा बनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मुख्यतः 26 जनजातियां और 100 से ज्यादा उप जनजातियां निवास करती हैं। यहाँ की प्रमुख जनजातियों में न्याशी, अवतानी, मिश्मी, गालो, आदि और मोनपा शामिल हैं। हर जनजाति के अपने अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग परंपराएं हैं। जनजातीय लोग अपनी संस्कृति को बहुत महत्व देते हैं और इसे अगली पीढ़ियों तक सहेज कर रखने का प्रयास करते हैं। इन जनजातियों की जीवन शैली मुख्यतः प्रकृति पर आधारित होती है और उनके धार्मिक विश्वास भी प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं। इस राज्य के लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। यहाँ के लोग सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे और पहाड़, नदियों की पूजा करते हैं। प्रमुख धार्मिक मान्यताओं में डोनी पोलो और आन नामक मान्यताएं शामिल हैं। डोनी पोलो सूर्य और चंद्रमा की पूजा से जुड़े हैं, जो अरुणाचल प्रदेश के अवतानी और न्याशी जनजातियों के बीच लोकप्रिय है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में बौद्ध धर्म के अनुयायी भी रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश का पारंपरिक नृत्य और संगीत यहाँ की संस्कृति का अहम हिस्सा है। हर जनजाति का अपना विशिष्ट नृत्य है, जो आमतौर पर धार्मिक अनुष्ठानों, उत्सवों और विशेष अवसरों पर प्रस्तुत किया जाता है। बुघन और पोपिर जैसे नृत्य अवतानी जनजाति के बहुत प्रसिद्ध नृत्य हैं। याक नृत्य मोनपा जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है। इसमें लोग याक के वेश में नृत्य करते हैं। ये नृत्य न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि धार्मिक विश्वासों का भी प्रतीक है। अरुणाचल प्रदेश के कलाकार पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र जैसे ढोल, डपांग, जंग और पिन पाइप का ऐसे अवसरों पर प्रदर्शन करते हैं, जिनसे उनके नृत्यों की प्रस्तुति और भी जीवंत हो जाती है। अरुणाचल प्रदेश की हस्तकला और शिल्पकला भी यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर का एक अहम हिस्सा है। यहाँ के लोग बांस, लकड़ी और बेंत का उपयोग कर विभिन्न वस्तुएं बनाते हैं। इनमें टोकरियां, चटाई, टोपी और सजावट के सामान शामिल हैं। मोनपा जनजाति की काष्ठ कला बहुत प्रसिद्ध है। इसमें वे लकड़ी पर सुंदर नक्काशी करते हैं।
इसके अलावा मिश्मी जनजाति के बनाए हुए पारंपरिक आभूषण और वस्त्रों की भी अपनी पहचान है। इनके कपड़ों में प्रमुख रूप से हाथ के बनाए हुए डिजाइन शामिल होते हैं, जिन पर रंग बिरंगे डिजाइन और पैटर्न बनाए जाते हैं। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है और ये एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ भी है। इसे 17वीं शताब्दी में बनाया गया था और ये मठ लामा मठों की परंपरा का हिस्सा है। यहाँ हर साल कई बौद्ध कार्यक्रम होते हैं, जिनमें न केवल स्थानीय लोग बल्कि कई पर्यटक भी भाग लेते हैं। ये मठ अरुणाचल प्रदेश की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। अगर उत्सव और त्योहारों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं जो यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाते हैं। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध त्योहार लोसार है, जो बौद्ध नववर्ष का प्रतीक है। मोनपा और शेरदुकपेन जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाला ये त्योहार एक सप्ताह तक चलता है, जिसमें लोग प्रार्थना करते हैं, नृत्य करते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। इसके अलावा न्योकुम मोपिन और सोलुंग जैसे त्योहार भी बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में कृषि और प्रकृति के प्रति आभार प्रकट किया जाता है, क्योंकि कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। इस राज्य का पहनावा और आभूषण यहाँ की संस्कृति की खास पहचान है। हर जनजाति का अपना अलग पहनावा है, जो उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं और धार्मिक मान्यताओं को दर्शाता है। मोनपा जनजाति की महिलाएं शामा नामक एक विशेष परिधान पहनती हैं। अवतानी जनजाति की महिलाएं अपनी नाक में एक विशेष प्रकार का आभूषण पहनती हैं, जो उनकी सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं। इसी तरह से यहाँ की विभिन्न जनजातियों की परंपराएं, नृत्य, कला और धार्मिक मान्यताएं इस राज्य को भारत के सांस्कृतिक मानचित्र पर विशेष स्थान देती है। श्रोताओं, अब हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव में चलते हैं और डायरी के अन्य पृष्ठों को खोलते हैं। तो सबसे पहले हम अरुणाचल प्रदेश चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने बीते मंगलवार को शिलांग के स्टेट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित रोजगार मेले कार्यक्रम में सरकारी विभागों और संस्थानों में भर्ती किए गए नए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। और बीते सप्ताह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश भर के रोजगार मेले के आयोजन में 51,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे थे। तो इस मेले का शिलांग में किस तरह से आयोजन किया गया, आइए अपने संवाददाता से ये रिपोर्ट सुनते हैं। केंद्रीय कपड़ा और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने बीते मंगलवार को शिलांग के स्टेट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित रोजगार मेला कार्यक्रम के तहत सरकारी विभागों और संस्थानों में भर्ती किए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। शिलांग में आयोजित इस कार्यक्रम में 207 नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इनमें से 191 डाक विभाग, 15 रेल विभाग और 1 NIT मेघालय के अभ्यर्थियों को दिए गए। इसी तरह देश भर में 40 अन्य स्थानों पर भी इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम देश के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने इसे युवाओं को सशक्त बनाने का प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि यह हजारों युवाओं के लिए एक नई शुरुआत है और यह सरकार के समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा, आज का दिन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, यह आशा, नई शुरुआत और अनंत संभावनाओं का उत्सव है। यह वह दिन है जब सपनों को उड़ान मिलती है और हमारे युवाओं का भविष्य और अधिक उज्जवल होता है। केंद्रीय मंत्री ने युवाओं से अपनी सेवाओं में समर्पण की भावना बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने इस अवसर को अभ्यर्थियों और उनके परिवारों के लिए गर्व का क्षण बताते हुए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सभी के लिए एक साथ मिलकर एक समृद्ध, समावेशी और अवसरों से भरे राष्ट्र बनाने का समय है। उन्होंने युवाओं से एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम करने का आग्रह किया। पूर्वोत्तर डायरी के लिए शिलांग से लैम फ्रैंक नोंगस्पुंग की रिपोर्ट के साथ मैं सौरभ अग्रवाल।
भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ इस वर्ष हम मना रहे हैं और इस वर्षगांठ का पूर्वोत्तर में एक विशेष आयोजन इस बार हुआ। इस विशेष आयोजन का एक ये भी मंतव्य था कि इस बार 1999 के कारगिल विजय की हम 25वीं वर्षगांठ भी मना चुके हैं, तो इस उपलक्ष्य में एक ऐतिहासिक कार रैली का आयोजन किया गया था। किस तरह से इस कार रैली का सफल आयोजन किया गया, इस बारे में ये विस्तृत रिपोर्ट सुनते हैं। भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ और 1999 के कारगिल विजय के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ऐतिहासिक वायु वीर विजेता कार रैली 25 अक्टूबर को वायुसेना स्टेशन तेजपुर पहुंची। ये प्रतिष्ठित कार रैली लद्दाख के थॉइस से अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक आयोजित की गई। इस रैली ने 7000 किलोमीटर की दूरी तय की। रैली टीम का स्वागत वायुसेना स्टेशन तेजपुर के स्टेशन कमांडर ग्रुप कैप्टन वी.के. गुप्ता और स्टेशन के अन्य कर्मियों ने किया। 23 अक्टूबर को कार रैली गेटवे टू द ईस्ट गुवाहाटी पहुंची थी। युवाओं को सेना में शामिल करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से रैली टीम ने 24 अक्टूबर को गुवाहाटी विश्वविद्यालय का दौरा किया। इसी तरह 25 अक्टूबर को टीम तेजपुर विश्वविद्यालय पहुंची। दोनों विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों और शिक्षकों ने टीम का गर्मजोशी से स्वागत और सम्मान किया। विद्यार्थियों ने रैली टीम के साथ बातचीत की और सेना का अनुभव प्राप्त किया। रैली में वायुसेना के जवान, सेना के अधिकारी और वायुसेना के पूर्व सैनिक शामिल हुए। इन पूर्व सैनिकों में से एक रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आर.सी. त्रिपाठी वीएम और एक पूर्व पैरा जंप प्रशिक्षक हैं। वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने और नेपाल में एवरेस्ट बेस कैंप के पास गोरक्षेप 17,500 फीट पर स्काई डाइव करने का अनुभव रखते हैं। इसके साथ ही वो 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय वायुसेना के जवान हैं, जिसे 7 समिट्स के नाम से जाना जाता है। एक अन्य सेवानिवृत्त अधिकारी ग्रुप कैप्टन M.K. शर्मा भी शामिल हुए। उन्होंने अपनी सेवा के दौरान कई कार और बाइक रैलियों में हिस्सा लिया है। इस प्रतिष्ठित कार रैली ने लद्दाख के थॉइस से अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक 7000 किलोमीटर की दूरी तय की। 25 अक्टूबर की सुबह एयरफोर्स स्टेशन बोरझाड़ से एयर कमोडोर S.S. प्रभु ने इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये कार रैली 26 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश के दिरांग पहुंची और तवांग में ही समाप्त हुई। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं नईम अख्तर। अब हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी शहर ईटानगर में पिछले हफ्ते एक विशेष फ्ली मार्केट लगाया गया था। ये अनोखा इसलिए था क्योंकि यहाँ राज्य भर के कलाकारों ने हिस्सा लिया और ये स्वतंत्र कलाकार अपनी रचनात्मक प्रस्तुतियों के साथ यहाँ पर पहुंचे थे और इस फ्ली मार्केट ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म इन कलाकारों को प्रदर्शित किया जहां इन कलाकारों ने आकर अपनी प्रस्तुतियां दी। ये 52 कलाकारों ने अपनी अनोखी कलाकृतियों के साथ हर उम्र के दर्शकों को आकर्षित किया। तो इस फ्ली मार्केट पर आइए अपने संवाददाता से ये विशेष रिपोर्ट हम सुनते हैं। युममकुम का चौथा संस्करण पिछले सप्ताह ईटानगर के चंद्रनगर में आयोजित किया गया था। युममकुम एक फ्ली मार्केट यानी पिस्सू बाजार है। यह एक तरह का सड़क बाजार होता है जहां विक्रेता विभिन्न प्रकार के सामान बेच सकते हैं, जिनमें खेल, प्राचीन वस्तुएं, फर्नीचर, कपड़े और अलग अलग तरह की वस्तुएं शामिल होते हैं। पिस्सू बाजार उन लोगों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है जो पैसे बचाना चाहते हैं या अनोखी वस्तुएं ढूंढना चाहते हैं। युममकुम एक निशी शब्द है जिसका अर्थ है सपनों का जमावड़ा। यह बाजार राज्य भर के स्वतंत्र और रचनात्मक कलाकारों को एक मंच प्रदान करता है जिनके पास अभी तक अपने व्यवसाय के लिए नियमित स्टोर नहीं है। यह बाजार कलाकारों को एक से एक बाजार उपलब्ध कराकर मदद करती है जो ज्यादातर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सक्रिय हैं। संस्थापक लिंको एंजेस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस संस्करण में 2 चरणों में कुल 52 कलाकारों ने भाग लिया। राजधानी क्षेत्र के विभिन्न युवा और स्वतंत्र कलाकारों ने अपने स्टॉल लगाए और अपनी कला का प्रदर्शन किया। युममकुम की अवधारणा के बारे में जानकारी देते हुए लिंको ने कहा कि इस आयोजन के पीछे का उद्देश्य युवा और स्वतंत्र रचनाकारों को समान विचारधारा वाले लोगों के साथ अपने विचारों और प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना था। तो
Yumum Kum, like it's a very literal translation. Yumum means dreams and Kum is gathering in Nishi. So it's a gathering of dreams. So Yumum Kum is me and my partner Oginayam. We started this festival, this fair for artists, for independent creators who do not have a store in the market as of yet, who participate only online or maybe through friends of friends as a mouth से जो market करता है उनके लिए है, so that they can have a physical interaction with their audiences, with their clients, with their customers, and of course customers also to come and have a place to shop. तो हम और मेरा पार्टनर का हमेशा से, हम दोनों खुद भी फ्ली मार्केट बहुत पसंद है, तो हम दोनों यही सोचता था कि अरुणाचल में इतना क्रिएटिव है, इतना आर्टिस्ट है, तो उनके लिए हम लोग कर सकता है बोल के, दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. तो ऐसे अभी ये 4th एडिशन है, आप आज जो आया है ये 4th है, और उसके बाद कंसेक्यूटिवली डायरेक्ट 5th भी चालू होगा 1 तारीख से. मेले में हर उम्र के खरीदारों की अच्छी खासी संख्या देखी गई. क्रिस्टल स्टॉल से लेकर मिट्टी के बर्तन बनाने तक ये फ्ली मार्केट एक सुंदर माहौल से मंत्रमुग्ध था. पूर्वोत्तरदारी के लिए मेरा केस दोले, आकाशवाणी समाचार, ईटानगर. श्रोताओं, डायरी के अगले पृष्ठ में हम आपको एक विशेष साक्षात्कार सुनवाने जा रहे हैं. हमने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव श्री चंचल कुमार के साथ एक विशेष बातचीत की थी. उनके साथ हमने पूर्वोत्तर क्षेत्र की विकास परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की और उनसे जानकारी प्राप्त की कि वर्तमान में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए कौन सी विशेष परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं. आइए ये विशेष साक्षात्कार सुनते हैं. उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में सचिव श्री चंचल कुमार कार्यक्रम में उपस्थित हैं. बहुत बहुत स्वागत है सर आपका. धन्यवाद. तो सबसे पहले हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय किस तरह लगातार प्रयासरत है. उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय का कार्य भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सहयोग से पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र और चतुर्दिक विकास के लिए काम करना है. यह भारत सरकार में क्षेत्रीय विशेषाधिकार वाला मंत्रालय है. मंत्रालय का काम पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच एक कड़ी का काम है, ताकि सरकार की सभी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को मिल सके. इसके अलावा मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई बड़ी बड़ी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं. उदाहरण ले तो अगरतला अखौरा रेलवे परियोजना को भी इस मंत्रालय द्वारा ही वित्त पोषित किया गया है, जो उसके देश के हिस्से का परियोजना है. इससे उस क्षेत्र के आर्थिक विकास में और वहां की संपर्कता में बहुत मदद मिलेगी. तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए चलाई जा रही जो विभिन्न परियोजनाएं हैं वो किस तरह से जो सरकार की एक्ट ईस्ट नीति है उसके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है. यह परियोजना जो हम चलाते हैं, अगर भारत सरकार की नीति जो एक्ट ईस्ट की नीति है उसके संदर्भ में देखें तो यह निसंदेह वहां के आर्थिक विकास को और मजबूती प्रदान कर रहा है. हमारा मंत्रालय एक्ट ईस्ट नीति के तहत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों में समन्वय स्थापित करता है और वहां की एफिशिएंसी, वहां की दक्षता जो है उन योजनाओं की, उसको बेहतर करता है. और अब अगर हम देखें तो विगत कुछ वर्षों में इसके सकारात्मक परिणाम सामने नजर आ रहे हैं. क्या कुछ ऐसी विभिन्न परियोजनाओं के बारे में आप प्रकाश डालना चाहेंगे जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कई विकास परियोजनाएं हैं, सड़क से जुड़ी हुई, कनेक्टिविटी से, जलापूर्ति, बिजली. तो इन विकास परियोजनाओं के बारे में अगर आप कुछ हमारे श्रोताओं को जानकारी देना चाहें. विभिन्न मंत्रालयों की बहुत गतिविधियां वहां होती हैं, परंतु इसके अलावा इस मंत्रालय के माध्यम से भी हम भारत सरकार के कई योजनाओं को पूर्वोत्तर क्षेत्र में वहां के सर्वांगीण विकास के लिए क्रियान्वित करते हैं. शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, पर्यटन आदि के क्षेत्र में हम लोगों ने कई परियोजनाएं वहां चला रखी हैं. अगर हम देखें तो कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो हैं उसमें अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में स्वास्थ्य क्षेत्र के तहत राज्य कैंसर संस्थान की स्थापना, असम में स्वास्थ्य क्षेत्र में शिवसागर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, शिक्षा क्षेत्र में कामरूप जिले के 20 सरकारी स्कूलों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में रूपांतरण, नागालैंड में दीमापुर के पास विद्युत सब स्टेशन का निर्माण. इसी प्रकार मणिपुर में आईटी एसईजेड जोन के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण, सिक्किम में भालेडुंगा के पास रोपवे और स्काईवॉक परियोजना की स्वीकृति, त्रिपुरा में 200 बिस्तर वाले मातृत्व और शिशु देखभाल विंग की स्थापना, मेघालय में तुरा के पास आईटी पार्क की स्थापना की योजना. इसी प्रकार मिजोरम में आइजॉल बाईपास का निर्माण. इन सभी परियोजनाओं को हम लोगों ने स्वीकृति दी है. कुछ योजनाएं पूरी हो चुकी है और कुछ क्रियान्वित की जा रही हैं. इन परियोजनाओं के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में चिकित्सा, अवसंरचना, आजीविका, रोजगार सृजन आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं.
आपने पर्यटन की बात की, तो पर्यटन के क्षेत्र में हम देखें तो पूर्वोत्तर क्षेत्र की बहुत ज्यादा समृद्ध इस मामले में इसलिए माना जाता है क्योंकि वहां की संस्कृति, वहां की परंपराएं और जो शिल्प कला है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इस मामले में हम देखें तो पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। तो पर्यटन को और ज्यादा समृद्ध बनाने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय किस तरह से प्रयासरत है, कौन सी विशेष परियोजनाओं पर काम कर रहा है? पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास में पर्यटन की महती भूमिका हो सकती है और इस बात को हम सभी जानते हैं, और इसी कारण से मंत्रालय विभिन्न स्तरों पर प्रयासरत है कि कैसे हम पर्यटन की योजनाओं को वहां मूर्त रूप दे सकें। वर्तमान में जिन पर्यटन स्थलों पर ज्यादा पर्यटक जाते हैं उन स्थानों पर पर्यटकों के लिए सुविधा को बढ़ावा देना, नए पर्यटक स्थलों को चिन्हित कर वहां पर आधारभूत संरचना का निर्माण करना, उनका प्रचार प्रसार करना, पर्यटकों के लिए सुविधाओं को विकसित करना, वहां पर संपर्कता को बढ़ाना, इन सभी के लिए हम लोग विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में मंत्रालय ने एक कार्यबल का गठन किया है जो राज्य सरकार के साथ बात कर उनके सहयोग और समन्वय के साथ और क्या क्या कार्य हमें इस क्षेत्र में करने हैं इस पर सुझाव देगा। मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों के परामर्श से हर राज्य में एक अच्छे और महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल की पहचान की है जिसे हम आदर्श पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर हम वहां पर उनकी कमियों को, जो आधारभूत संरचना की कमी है उन क्षेत्रों में, उनको पहचान रहे हैं और उसको हम कैसे दूर कर सके इसके लिए हम लोग आपस में बात कर रहे हैं जिससे कि योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा सके। कृषि और हस्तशिल्प ये और वो विशेष पहचान है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई संभावनाओं को खोलती है। तो कृषि और हस्तशिल्प, हस्तकला को लेकर उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की क्या गतिविधियां या क्या परियोजनाएं हैं जिनसे इस क्षेत्र में और ज्यादा लोगों के जीवन स्तर में सुधार आ सके? हमारा मंत्रालय भारत सरकार के विभिन्न संबंधित मंत्रालयों जैसे कौशल विकास एवं उद्यमिता, कृषि एवं किसान कल्याण, एमएसएमई, संस्कृति, पर्यटन आदि विभागों और मंत्रालयों के साथ निरंतर वार्ता के द्वारा बातचीत कर यह सुनिश्चित करता है कि उनकी हर योजना का लाभ पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी नागरिकों को मिल सके। साथ ही मंत्रालय अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र के संगठनों द्वारा भी कई गतिविधियों पर काम कर रहा है। जैसे पूर्वोत्तर परिषद ने पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड नेटफी के सहयोग से जुलाई 2024 में नीरेस नामक एक डिजिटल पहल की शुरुआत की है ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र से कृषि और बागवानी उत्पादों के लिए ताजे और प्रसंस्कृत सामग्री दोनों रूपों में बाजार से जुड़ाव प्रदान किया जा सके। इसके अलावा अगरवुड उभरता हुआ प्रक्षेत्र है जिसके निर्यात की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में अगरवुड आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण संभावना रखता है और उनकी इसी क्षमता को पहचानते हुए इसके संवहनीय विकास के लिए हम लोगों ने एक अंतर मंत्रालय कार्यबल का गठन किया था। उन्होंने अपनी सिफारिश दे दी है। अब हम अलग अलग मंत्रालयों के साथ बात कर रहे हैं कि कैसे इसे हम मूर्त रूप दे सके। इसके अलावा हमारा एक और लोक उपक्रम है नेरामैक, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड। इन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 34,500 किसानों का एक नेटवर्क, एक जाल बनाया है और 220 किसान उत्पादक कंपनियां भी बनाई हैं। इन्होंने वहां पर 3 विशिष्ट ब्रांड विकसित किए हैं। इन ब्रांड का नाम है एनी फ्रेश, वन, एनी प्रीमियम, और इसमें मूल्यवर्धन के माध्यम से वहां के स्थानीय किसान बागवानी उत्पादों का विपणन कर रहे हैं। 250 से अधिक कृषि आधारित मूल्यवर्धित पैकेज्ड और ब्रांडेड उत्पाद बनाए गए हैं। इससे खुदरा उत्पादों को भी बढ़ावा मिला है और साथ ही हमारे इस लोक उपक्रम ने कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से कृषि बागवानी के क्षेत्र में 12,000 से अधिक युवाओं को भी कुशल बनाया है। इसके अलावा हमारा एक और लोक उपक्रम है नेरामैक, जिसने कृषि बागवानी से संबंधित हितधारकों के बीच सीधे विपणन के लिंकेज को विकसित करने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता की बैठक की है। कई अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लिया हमारे वहां के किसानों ने। हमारा पूर्वोत्तर हस्तकरघा और हस्तशिल्प निगम जो है NEHSDC, इन्होंने वहां के विभिन्न कारीगरों को शिल्प मेलों, कला महोत्सवों के माध्यम से वैश्विक उपभोक्ताओं को अपने उत्कृष्ट हस्तशिल्प उत्पादों, पारंपरिक कला रूपों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान किया है और इसका काफी लाभ वहां पर लोगों को मिला है। इसके साथ ही NEHSDC ने हरियाणा पर्यटन विकास के लिए वहां की सरकार के साथ सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में अपनी भागीदारी और साझेदारी के लिए एक समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षर किया है। इसके साथ ही आपको ज्ञात हो कि इसी वर्ष राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में विविधता का अमृत महोत्सव, हैदराबाद में राष्ट्रपति निलयम में भारतीय कला महोत्सव जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इससे भी वहां के लोगों को काफी बड़ा मार्केट मिला। लोगों से उनकी क्रेता विक्रेता के साथ काफी अच्छी बातचीत हुई और इसका लाभ वहां के लोगों को काफी मिला है।
उद्योगों की बात करें, हम अगर निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी की बात करें तो सरकार इस क्षेत्र को पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए बहुत गंभीरता से देख रही है। तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि जो हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहां प्राइवेट सेक्टर और उद्योगों के और निवेशकों की क्या संभावनाएं हैं? केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र की संपूर्ण विकास गाथा में बहुत महत्वपूर्ण रूप से सम्मिलित है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि भारत सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 54 मंत्रालयों द्वारा 5,15,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 5,22,000 करोड़ रुपए का खर्च वहां किया है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से। वर्ष 2023-24 में यदि देखें तो लगभग 92,000 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध हम लोगों ने 1,02,749 करोड़ रुपए का व्यय किया था। इसके अलावा मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में यदि कोई निजी क्षेत्र में आना चाहता है तो उसे भी प्रोत्साहित करता है और हम लोग कई प्रयास कर रहे हैं। वर्ष 2025 में हम लोग निवेशक शिखर सम्मेलन करने की तैयारी में हैं और इसके लिए अब तक हम लोगों ने लगभग 6 राज्यों के साथ गोलमेज सम्मेलन, राजदूतों की बैठक, विदेशी चैम्बर, वाणिज्य, उद्योग और दूतावास के संघों के साथ कई हम लोगों ने गोलमेज सम्मेलन किया है। इसके अलावा हम लोगों ने मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और बेंगलोर में 4 रोड शो किया है। वाइब्रेंट गुजरात 2024 में भी हम लोगों ने भाग लिया था। और सभी जगहों पर हम 8 पूर्वोत्तर राज्यों के साथ जाते हैं और वहां के निवेशकों के साथ बातचीत करते हैं। मंत्रालय ने 6 मार्च 2024 को एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने का कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें लगभग 30,000 करोड़ से अधिक के निवेश के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया था। इसके अलावा हम लोग पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों में निवेश संवर्धन इकाइयां जो होती हैं, उनकी निवेश संवर्धन एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए भी हम लोग पहल कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ एक द्विपक्षीय समझौता भी हस्ताक्षरित किया है। इसके अलावा विदेशी और घरेलू निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हम लोग इन्वेस्ट इंडिया के पूर्वोत्तर डेस्क को भी सुदृढ़ कर रहे हैं। सारे राज्यों के साथ हम बात करके वहां निवेशक के अनुकूल औद्योगिक नीतियां बनाने के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह हर्ष का विषय है कि हाल ही में असम में सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए उद्योग लगाने के लिए लोगों ने अपनी रुचि दी है और यह कार्यान्वित किया जा रहा है। इससे वहां आसपास के इलाकों में भी विनिर्माण के, खासकर आईटी सेक्टर में छोटी बड़ी इकाइयों की स्थापना को काफी प्रोत्साहन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आकाशवाणी को समय देने के लिए और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में जो परियोजनाएं हैं सरकार की, जो पहल है, उसके बारे में आपने हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताया। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, उम्मीद है आज का अंक आपको पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक जरूर पहुंचाइए। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुमूल्य हैं। आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, airnsdtalks@gmail.com। इस ईमेल आईडी के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं हमें आप भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044 9289094044। श्रोताओं, अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। हम नई जानकारियों के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र की कला संस्कृति की झलक लेकर और नए समाचारों के साथ आपके बीच फिर उपस्थित होंगे। पूर्वोत्तर डायरी का एक नया अंक लेकर मुझे यानी कमल प्रजापति को आज का अंक समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति। प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।